अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 9। माविया कल रात ही डीएसपी इफ्तिखार के कॉटेज हिया को लेकर पहुंच गया था। हिया का सारे रास्ते मुंह बना रहा। घर पहुंचकर भी इसने माविया से बात नहीं की। मेड ने पहले ही रूम की सफाई की हुई थी। वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही सो गई। माविया ने पहले सोचा हिया को खाने के लिए उठाए, मगर ये सोचकर इसने इरादा तर्क कर दिया कि वो गुस्से में क्या रिएक्ट करे, क्योंकि हिया की बर्थडे वाले दिन और अपनी शादी वाले दिन वो इसका रिएक्शन देख चुका था। इसलिए माविया ने इसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। सुबह मामूल के मुताबिक इसकी जल्दी आंख खुल गई। वो अभी जॉगिंग करके वापस आया था। रूम में आके देखा हिया दोनों पांव समेट कर गठरी बनी हुई सो रही थी और कंफर्टर नीचे गिरा हुआ था। माविया ने कंफर्टर नीचे से उठाकर इसे दोबारा उड़ाया। बाबा, मामा, वो नींद में बोल रही थी। शायद वो जैन और हूर को ख्वाब में देख रही थी या इन दोनों को मिस कर रही थी। माविया को एक पल के लिए अफसोस हुआ। इसे अपने साथ जबरदस्ती ले आया। वो नहीं आना चाहती थी। कितनी खुशी खुशी वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाह रही थी, मगर वही बात, वो अपने दिल का क्या करता। बेशक वो इससे नाराज खिंची खिंची रहती थी, मगर माविया के दिल को ये इत्मीनान रहता था कि वो इसके पास है, इसकी आंखों के सामने। अब जबकि इतनी मुश्किलों से इसको पाया था तो इससे दूरी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। शायद वो इस मामले में खुदगर्ज था। बेबी, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हिया ने अपनी आंखें खोली, अपने ऊपर झुके हुए माविया को देखा और गायब दिमागी से देखती रही। माविया इसको देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग बेबी। हिया को याद आया वो किस तरह इसे कल रात को मनमानी करके ले आया था। दूर हटो तुम 2 टके के पुलिस वाले। या इसके सीने पर दोनों हाथ रखकर पीछे धकेलते हुए उठकर बैठी। ओके जानम, दूर हो गया ये 2 टके का पुलिस वाला। चलो आओ नाश्ता कर लो। वो इसका बिगड़ा हुआ मुंह देखकर सरेंडर करता हुआ पीछे हुआ और सुलह जो अंदाज अपनाते हुए बोला, नहीं खाना मुझे कुछ भी, चले जाओ इस वक्त रूम से। भूख तो इसे लगी हुई थी, मगर इससे भी ज्यादा इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। ओके, जो होना था वो हो गया। अब ये फजूल की जिद छोड़ो। उठो, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। नाश्ता करो आकर, ताकि मुझसे लड़ने की, मुझ पर गुस्सा करने की एनर्जी आ सके। माविया ने इसको नरमी से समझाते हुए कहा, जहर दे दो तुम मुझे खाने के लिए, ताकि एक ही दफा मेरा किस्सा खत्म हो जाए। हिया ने चीखते हुए कहा और बेड से उठकर तकिया इस पर फेंका, जिसे माविया ने कैच करके बेड पर उछाला। स्टॉप इट हिया, बच्चों जैसा रिएक्ट करना बंद करो। बाद में दिखाना ये नखरे, टाइम नहीं है बिल्कुल मेरे पास। मुझे एक जरूरी काम से भी जाना है। माविया ने घड़ी में टाइम देखा। इसे आधे घंटे बाद सहेल से मिलने जाना था, मजीद अवैध शेराजी के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? हाँ, जब तुम्हें अपने काम थे तो मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर? तुम यहाँ अपने काम निपटाते रहो और मैं इस घर में बैठकर सड़ती रहूं। या आप अपने आपे से बाहर हो रही थी? शायद कल रात वाला गुस्सा जिसमें वो बड़ी हुई सो गई थी। जब भी उठते ही इसे माविया पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। बेबी, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल का पूरा दिन तुम्हारे नाम। कल जहां कहोगी वहां घुमाऊंगा। शाबाश, जल्दी से आओ टेबल पर। वो हिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए इसे अब बच्चों की तरह बहलाने लगा। बाहर में जाओ तुम, तुम्हारा एंजॉयमेंट और तुम्हारा नाश्ता। हिया ने इसके हाथ झटक कर कहा, प्यार की जुबान तुम्हें समझ नहीं आती। कब से तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? मत करो नाश्ता, भूखी रहो। माविया को अब हिया पर गुस्सा आया। इसको घूरकर देखते हुए कहा और वैसे ही छोड़कर वॉशरूम चला गया। चेंज कर वापस आया और अपनी पिस्टल रखकर अपनी जैकेट पहनी, मोबाइल और तमाम चीजें लेकर बाहर जाने लगा। हिया, जो कि खूनख्वार नजरों से इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी, इसको जाता देखकर इसके सामने आई और गिरेबान पकड़कर बोली, कहीं नहीं जा रहे हो तुम? जब मैं अपनी मर्जी से नहीं आ सकती तो तुम भी कहीं नहीं जा सकते। हिया ने इसको देखकर गुस्से से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ प्यार से बात करता हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम्हारे हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंच जाएं। आइंदा एहतियात करना, वरना ये हाथ तुम्हारे कंधे से अलग करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। माविया ने गुस्से को जब्त करते हुए हिया के हाथ अपने कॉलर से हटाए। मैंने कहा कहीं नहीं जाओगे तुम। हिया ने दोबारा इसका गिरेबान पकड़ना चाहा। माविया ने इसका इरादा भांपकर इसके दोनों हाथ पकड़े और इसे बेड पर फेंका। पड़ गया तुम पर नफसियाती दौरा। दराज से हथकड़ी निकालकर इससे पहले वो इस तक पहुंचती, बेड के खांचे में हथकड़ी लगाकर हिया के एक हाथ पर लगा दी। तुम वाकई 2 टके के पुलिस वाले हो, हिया ने गुस्से में चीख कर कहा।
माविया ने नाश्ते के ट्रे साइड टेबल पर रखी। तुम्हारा बाकी का इलाज मैं वापस आने के बाद अच्छी तरह करूंगा, वो संजीदगी से कहता हुआ घर लॉक करके बाहर निकल गया। इस वक्त इसको सहेल से मिलकर अवैध शराजी के मुतल्लिक बाकी की डिटेल्स लेनी थी। मीटिंग का वक्त, जगह, इसके मेहमानों के मुतल्लिक मालूमात वगैरह। फिलहाल हिया का ख्याल अपने जहन से झटक कर वो गाड़ी लेकर सहेल के बताए गए एड्रेस पर चला गया। आज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक बिलाल और फिजा जैन और हूर के साथ हिजर के घर हादी के रिश्ते की बात करने आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देखकर, और बिलाल और भाभी आप दोनों भी आए, खुशी हुई। शादी की तकरीब में तो सरसरी सी बात हुई थी हम लोगों की। हिजर मेज़बानी के तकाजे पूरे करते हुए बोला। हिजर दरअसल आज बिलाल और फिजा तुम्हारे पास किसी खास मकसद के तहत आए हैं। यूं समझ लो कुछ ज़रूरी बात करनी है इन्हें। जैन ने असल बात का आगाज करते हुए हिजर से कहा, फिर बिलाल की तरफ देखा जिसका मतलब रिश्ते की बात करना थी। हाँ, जो भी बात करनी है या जो भी काम है आप बिला झिझक बोलें, हिजर ने बिलाल की तरफ देखते हुए कहा। बात दरअसल ये है कि मैं अपने बेटे हादी के रिश्ते के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मुझे और मेरी वाइफ को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है अपने बेटे के लिए। आप हादी से मिले थे हिया के वलीमे वाले दिन। बिलाल ने रिश्ते की बात के साथ साथ वलीमे वाले दिन की मुलाकात का हिजर को याद दिलाया। जी मुझे याद है, बहुत अच्छा सुलझा हुआ बेटा है आपका, मगर रिश्ता मेरा मतलब है बच्चों की रजामंदी भी इसमें शामिल हो तो। हिजर ने नाइमा को देखा, फिर बात बनाकर बिलाल को बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चों की रजामंदी के बगैर तो कोई कदम उठाना भी नहीं चाहिए। जाहिरी बात जिंदगी बच्चों की नहीं गुजारनी है। आप अपनी बेटी से और माविया दोनों से मशवरा कर लें, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बिलाल ने तरीके से बात को निपटाते हुए कहा। भाभी माविया और हिया कब तक वापस आ रहे हैं? हूर ने नईमा की तरफ देखते हुए सवाल किया। सुबह माविया की कॉल आई थी, कह रहा था 1-2 दिन में। क्यों तुम्हारी बात नहीं हुई दोनों से? नईमा ने हूर से सवाल किया। हाँ रात में हुई थी माविया की कॉल, मेरी और शाह की माविया से ही बात हुई थी। हिया को सुबह से कॉल मिला रही हूँ मगर वो रिसीव नहीं कर रही है, हूर ने हिया को याद करते हुए कहा। मीटिंग शुरू होने से पहले वेटर के जरिए मिनी माइक्रोफोन रूम में मौजूद वॉस के अंदर छुपा दिया गया ताकि सारी गुफ्तगू आसानी सुनी जा सके। मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू से शक की तस्दीक हो गई। आम बिजनेस मीटिंग नहीं थी, इसमें जो बाहर से अवैध शराजी के गेस्ट आए थे, अवैध शराजी किडनैप की गई लड़कियां इन्हीं को सप्लाई करता था, मगर बिना किसी सबूत के एक ऑडियो लेकर वो अवैध शराजी पर हाथ नहीं डाल सकता था। माविया ने कॉल करके डीएसपी इफ्तिखार को मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया और अपने अगले लायका अमल से भी आगाह किया। माविया के घर से निकलने के बाद हिया को मजीद गुस्सा आया, मगर हाथ बंधा होने की वजह से वो बेबस इतनी थी कि कुछ भी नहीं कर सकती थी। दिल ही दिल में इसको मलामतें करने के बाद जब थक गई तो भूख का एहसास हुआ। शुक्र है नाश्ता यहीं रख कर गया है बदतमीज इंसान। वो अपने दूसरे खुले हाथ से ब्रेड का पीस मग में मौजूद दूध में डुबोकर खाने लगी। एक हाथ बंधा होने की वजह से इसे खाने में काफी दिक्कत हो रही थी, मगर पेट की भूख मिटाना भी जरूरी था। इसने प्लेट में मौजूद बॉइलिंग एग अंडा उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। हाथ दूध के मग पर लगा, दूध के मग के साथ एग भी नीचे गिर गया। कल रात को भी खाना नहीं खाया था। 2 ब्रेड के पीस से गुजारा होना मुश्किल था, इसलिए आधा नीचे झुककर फर्श से एग उठाने लगी तो बड़ा सा कांच का टुकड़ा इसके हाथ में लग गया। बेख्तियार चीख हिया के मुंह से निकली। माविया सुबह का निकला हुआ सब काम निपटाता हुआ इसे वापस आते आते 6 बज गए। काम से ध्यान हटा तो हिया की तरफ ध्यान गया। इसे सुबह का मंजर याद आया। इसके घर से निकलने से पहले वो काफी गुस्से में थी और नाराज भी। पता नहीं नाश्ता किया होगा कि नहीं, और अगर किया भी होगा तो काफी टाइम हो गया अब तो नाश्ता किए हुए। अपना सुबह वाला गुस्सा जो इसे हिया पर आया था भूलकर इसके लिए फिक्रमंद होने लगा। यही सोचकर इसने करीब बेकरी से सैंडविचेस और केक पैक करवाकर गाड़ी का रुख घर की तरफ किया। घर का दरवाजा खोला, हाथ में पकड़ा हुआ सामान किचन में रखकर बेडरूम में आया तो इसका दिमाग भग से उड़ गया। हिया बेतरतीब सी आड़ी तिरछी बेड पर लेटी हुई थी, आंखें उसकी बंद थीं। हथकड़ी से बंधा हुआ हाथ ऊपर था जो कि बेड के खांचे में अटका हुआ था, और दूसरा हाथ बेड से नीचे लटक रहा था जिसका खून खुश्क हो चुका था। हिया माविया कदम बढ़ाकर इसके पास आया। सबसे पहले इसका हाथ हथकड़ी से आज़ाद किया जो कि काफ़ी सुर्ख हो चुका था। बेसाख्ता इसने अपने लब हिया के हाथ पर रखे। इसे अपने इकदाम पर अफसोस होने लगा। हिया नींद से जागी।
क्यों आए हो तुम? मैं मर जाती तब आते। या को इसे देखकर नए सिरे से दोबारा गुस्सा आने लगा। माविया ने बेख्तियार इसको सीने से लगाया, जिस पर वो चाहने के बावजूद निकाहत की वजह से मज़ाहमत न कर सकी। हाथ पर कैसे लगी तुम्हारी? वो हया का जख्मी हाथ अपने लबों पर रखते हुए पूछ रहा था। पीछे हटो, वॉशरूम जाना है मुझे। हया इसको दूर करके उठी। माविया ने इसको रास्ता दिया और नीचे बिखरा हुआ कांच उठाने लगा। बर्तन उठाकर किचन में रखे वापस आया तो हया की वॉशरूम से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो दौड़कर वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा। हया, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, क्या हुआ है? माविया ने दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए कहा। हया ने दरवाज़ा खोला। टूथब्रश नहीं हो रहा मुझसे, मुझे अपने मामा बाबा के पास जाना है। सीधे हाथ में चोट लगने की वजह से इससे उल्टे हाथ से ब्रश करने में प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पर वो आना नहीं चाहती थी। इसलिए चोट लगने पर जैन और हूर और भी याद आने लगे। वैसे भी अगर वो बीमार हो जाए या चोट लग जाए तो जैन सब काम छोड़कर इसके पास बैठ जाता था। हया को नाजुक मिजाज और हथेली का छाला बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लाओ यहाँ 2 ब्रश। माविया ने इसके हाथ से ब्रश लेते हुए कहा और इसको ब्रश करवाया। इसके बाद इसका मुंह धुलाया। रूम में आकर वापस बैठी तो माविया ने इसका हाथ थामकर जख्म का जायजा लिया। जो शुक्र था माविया फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और डिटोल से जख्म साफ ही किया तो हया की चीख निकल गई। पीछे हटो तुम 2 टके के पुलिस वाले, सिर्फ तकलीफ देते हो तुम मुझे, हया ने चिढ़ते हुए कहा और दूर होकर बैठी। थोड़ा सा तो जलेगा ना बेबी, लाओ हाथ यहाँ पर तो, शाबाश। माविया नरमी से इसको समझा रहा था। शायद इसे भी अंदर से गिल्ट था, इतनी देर के लिए इसके हाथ बांधकर नहीं जाना चाहिए था। दूर हटो, भूख लग रही है मुझे, तुम मुझे यहाँ भूखा मारने के लिए लाए हो। हया को दोबारा भूख का एहसास जागा तो इसे माविया पर मजीद गुस्सा आया। माविया चुप करके उठा, प्लेट में सैंडविच रखकर लाया। इसके पास बैठकर अपने हाथों से सैंडविच इसके मुंह की तरफ बढ़ाया तो हया घूरकर इसे देखने लगी। हाथ जख्मी हुआ है, हाथ टूटा नहीं है और दूसरा हाथ भी सलामत है। माविया के हाथ से सैंडविच लेते हुए उल्टे हाथ से खाने की कोशिश करने लगी तो माविया चुप करके इसको देखने लगा। 2 निवालों के बाद इसे एहसास हुआ इसे सही से नहीं खाया जा रहा। हया ने बेचारगी से माविया को देखा तो वो इसी को देख रहा था। आगे हाथ बढ़ाकर सैंडविच इसके हाथ से लिया और अपने हाथ से खिलाने लगा। अब हया चुप करके इसके हाथ से खाने लगी। पेट बढ़ा तो अब हया को अपने हुलिये की फिक्र होने लगी। ड्रेस चेंज करने का इरादा मुलतवी करके आईने के आगे खड़ी होकर अपने उलझे हुए बाल सुलझाने लगी। माविया प्लेट किचन में रखकर वापस आया तो हया को अपने बालों के साथ उलझते देखा। हया के पास आकर इससे ब्रश लेकर इसके बालों को नरमी से सुलझाने लगा। फिर सामने रखे हेयर बैंड में इसके बाल मुकैयद किए और कुछ हुक्म करें मैडम। हया का रुख अपनी तरफ करके प्यार लुटाती नजरों से हया को मुखातिब करते हुए बोला, मुझे वापस जाना है। हया ने इसको देखते हुए कहा, हुक्म वो करो जो मैं पूरा कर सकूं, खुद से तुम्हें दूर करना मेरे इख्तियार में नहीं है और वैसे भी तुम पास होकर भी कौन सा मेरे पास हो। वो हया को अपने से करीब करके लो देती निगाहों से देखकर इसे शिकवा करने लगा। मुझे कैद पसंद नहीं है, हया ने संजीदगी से माविया को देखते हुए कहा, और मुझे ये दूरी पसंद नहीं है। माविया ने मजीद फासला कम करके हया की गिर्द अपने बाजू हाइल करते हुए कहा, माविया प्लीज़ तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। हया ने इससे दूर होने की कोशिश की। और तुम मेरे साथ इस तरह कब तक करने का इरादा रखती हो? माविया ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए कहा, बस अभी से थक गए, अभी तो शुरुआत है। हया ने इस्तेहज़ाइया हंसते हुए कहा, तुम ठीक नहीं कर रही हो, बहुत जालिम हो तुम। माविया के लहजे में बेबसी का अंसर शामिल था। तुमसे तो कम जालिम हूँ, तुम्हें अपना किया हुआ भी नहीं भूलना चाहिए जो तुमने मेरे साथ किया। हया ने जताती हुई नज़रों से इसको याद दिलाया और इसके हाथ अपने कमर से हटाते हुए अपने आप को आज़ाद करवाया। तो मैं मदावा करने के लिए तैयार हूँ, बोलो ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। आज माविया को अपने और हया के रिश्ते के बीच में इस दूरी का एहसास बुरी तरह खल रहा था। मदावा करना चाहते हो तो ठीक है, मदावे के तौर पर आज़ादी चाहिए मुझे हमेशा के लिए। हया ने इसको देखते हुए संजीदगी से कहा, मैंने पहले ही कहा बात वो करो जिसे पूरी करना मेरे इख्तियार में हो, और ऐसा सोचना भी मत दोबारा। मैं अपने ऊपर तुम्हें या किसी और को ये जुल्म करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। माविया ने हया के दोनों बाजू थामते हुए कहा, अब की बार इसकी गिरफ्त नरमी की बजाय हल्की सी सख्त। तो फिर मदावे की क्या बात कर रहे हो मेरे सामने? जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो और मेरे बाजू छोड़ो।
इसके हाथ की सख्ती को अपने बाजुओं पर महसूस करके हया ने कमरे से निकलने का इरादा किया। पहले इस सजा की मुद्दत बताओ। इसने हया को दोबारा खींचकर खुद से करीब किया। हाथों की सख्ती के साथ साथ अब माविया के लहजे में जिद भी शामिल होने लगी। उम्र भर। हया ने भी इसी की तरह जिद्दी अंदाज अपनाते हुए इसी के लहजे में जवाब दिया। अपना हक वसूल करना मुझे अच्छी तरह आता है। यही सब तो करते आए हो तुम मेरे साथ आज तक। जबरदस्ती करने के अलावा और कर भी क्या सकते हो तुम? कर लो जो भी करना है, मगर एक बात मेरी ज़हन नशीन कर लेना, इस तरह तुम सिर्फ मेरे जिस्म तक रसाई हासिल कर सकते हो, मेरे दिल तक कभी भी नहीं रसाई हासिल नहीं कर सकोगे। इसके बाद खो दोगे तुम हमेशा के लिए मुझे। फरार के रास्ते बंद हुए तो हया को अपनी बेबसी पर रोना आया और वो रोते हुए माविया से कहने लगी। माविया ने जब्त से अपने लब नीचे हया के दोनों हाथ छोड़कर मैट्रेस पर अपने दोनों हाथ जोर से मारे। बेड से उठकर सामने पड़ी चेयर को ठोकर मारी और रूम से बाहर निकल गया। क्या सोच रही हैं आप? नईमा ने हिजर को चेयर पर आंखें बंद करके बैठकर सोचों में गुम देखा तो पूछने लगी। बिलाल के बेटे के बारे में सोच रहा हूँ। माविया के वलीमे वाले दिन जैन ने तारुफ करवाया था इससे। वैसे तो लड़के में कोई बुराई नहीं है, हमारी सनम के लिहाज से अच्छा रहेगा। हिजर ने नईमा से अपनी सोच शेयर की। हाँ, मैंने भी उसी दिन देखा था, मुझे भी पसंद आया था। नईमा समझ गई, हादी वही लड़का है जिसका सनम ने इससे जिक्र किया था। तुम सनम से इसकी मर्जी जान लेना। माविया और हया वापस आ जाएंगे तो मंगनी वगैरह कर देंगे सनम की। स्टडीज़ के बाद शादी का सोचेंगे। हिजर ने नईमा को अपना इरादा बताया। वैसे तो सनम राजी होगी, मगर आपके कहने पर इसे पूछ लेती हूँ। नईमा ने हिजर को देखते हुए, ठीक है, तुम सनम से इसकी मर्जी पूछकर बता दो, फिर मैं जैन को ओके में जवाब दे दूंगा ताकि वो आगे बिलाल को बोल दे। हिजर की बात पर नईमा ने इस बात में सर हिलाया। सुहेल के मुताबिक आज अवैध शराजी ने अपने मेहमानों को दावत खास पर अपने फार्म हाउस में मदऊ किया था। माविया ने यह सोचकर हुलिया बदलकर वहां जाने का इरादा किया, शायद कोई ठोस सबूत अवैध शराजी के खिलाफ हाथ लग जाए। सिगरेट के कश लगाकर वो अपना प्लान तरतीब दे रहा था जब हया अचानक रूम में आई। माविया की सोचों का तसलसल टूटा। कल के वाक़े के बाद दोनों में बातचीत बंद थी। रात में जब हया सो गई, इसके बाद माविया रूम में वापस आया था। सुबह भी उठकर दोनों ने बगैर कोई बात किए खामोशी से नाश्ता किया था। हया ने एक नागवार नज़र इसके हाथ में मौजूद सिगरेट पर डाली और फिर सर झटककर आईने के आगे खड़े होकर अपने बाल बांधने लगी। इसके हाथ का जख्म अब कल की बनिस्बत आज बेहतर था। ब्लैक जीन्स पर पर्पल स्वेटर पहने हुए वार्डरोब से अपना हैंड बैग निकाल कर इसमें सेल फोन रखने लगी। ये मोबाइल बैग में क्यों डाला है तुमने? माविया ने हया की तैयारी देखकर इसे सवाल किया। आदत है, मेरे घर से निकलते वक्त मोबाइल साथ लेकर निकलती हूँ। हया ने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते हुए माविया की बात का जवाब दिया। और तुम इस वक्त घर से निकलकर कहाँ जा रही हो? माविया बेड से उठकर हया के पास आया, अपने दोनों हाथ बांधकर संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम यहाँ अपने काम से आए हो तो वो करो। मुझे जो भी करना है, कहीं आना है, जाना है, इससे तुम्हें सरोकार नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ बैठकर दीवारों को तकने से रही। हया ने इस पर तंज करते हुए कहा। एक अच्छी बीवी को शोहर के ताबिया होकर चलना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, उसकी मजबूरी को समझना चाहिए। खैर, ये मैं अच्छी बीवियों की बात कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इस वक्त तुम कहीं नहीं जा रही हो, खामोश रहकर घर में बैठो। आज मुझे ज़रूरी काम से जाना है, कल तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा जहाँ तुम कहोगी। माविया ने हया के तंज का जवाब इसी के अंदाज में संजीदगी से दिया। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जब मुझे कहीं लेकर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ आउटिंग का प्रोग्राम बनाऊंगी? बहुत खुश फहम हो तुम। या अपना हैंडबैग शोल्डर पर रखकर कमरे से जाने लगी। अकेले यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही रहो। अब माविया ने इसके तंज को इग्नोर करके इसका बाजू पकड़कर बोला। तुम मुझ पर यूं पाबंदियां नहीं लगा सकते। कोई ज़रे खरीद गुलाम नहीं हूं मैं तुम्हारी, ना तुमने मुझे मेरे बाप से खरीदा है। हया ने अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए कहा। शट अप हया, मैं इस वक्त किसी किस्म की बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। बाहर जाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ, ये कॉटेज आबादी से दूर है और रास्ते में जंगल है। तुम कहीं नहीं जा रही शाम तक, जब तक मैं वापस आ जाऊँ। माविया गाड़ी की कीज उठाते हुए बोला। तुम मेरे बाप नहीं हो जो मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूं। हया ने काफ़ी बदतमीजी से माविया को जवाब दिया, जिस पर माविया के बाहर जाते हुए कदम रुके और वह वापस पलटकर हया की तरफ आया। तुमसे मोहब्बत करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बदतमीजी को चुप करके बर्दाश्त करूंगा। आइंदा बात करते हुए अपनी इस गज़बर की ज़ुबान को काबू में रखना।
वरना बगैर जुबान की गूंगी बेटी को देखकर तुम्हारे माँ बाप को ज़रूर अफसोस होगा, मगर तुम्हारी जुबान के ना होने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। माविया इसके बाल मुट्ठी में जकड़कर बोला और एक झटके से छोड़ा तो वो बेड पर ऊंधे मुंह गिरी। अब तुम रोक सकते हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। हिया को जिद चढ़ी। इसने माविया को चैलेंज करते हुए कहा, अगर घर से बाहर का कदम निकला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, दिमाग में रखना मेरी इस बात को। इसने हिया को संजीदगी से वार्न करने के अंदाज में बोला। माविया इसकी जिद्दी फितरत से भी वाकिफ था, इसलिए जाते जाते इसका हैंडबैग अपने साथ लेकर चला गया। घटिया इंसान, अल्लाह करे तुम वापस ही ना आओ। हिया बेड पर बैठकर रोने लगी। हादी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? साहिल समुंदर के पास रेत पर चलते हुए सनम ने हादी से पूछा, और ये बात इसने कोई तीसरी दफा पूछी थी। अगर तुमसे नाराज होता तो तुम्हें यहाँ अपने साथ क्यों लेकर आता? हादी ने सनम के साथ चलते हुए इसको देखकर कहा। नहीं, उस दिन आपको गुस्सा आ गया था, मैं समझी शायद आपको बुरा लगा हो। सनम ने झिझकते हुए आखिरी मुलाकात के हवाले देते हुए हादी से कहा। मैं उस दिन भी तुमसे नाराज नहीं हुआ तो सनम, बल्कि उस दिन मैं खुद से नाराज हो गया था। खैर ये बताओ तुम्हारे मॉम डैड ने क्या सोचा है मेरे प्रपोजल के मुतल्लिक? हादी ने सनम की तरफ देखते हुए पूछा। मॉम डैड के ख्याल तो काफ़ी नेक हैं आपके बारे में। मॉम ने आज सुबह ही मुझे बताया कि डैड शाम को जैन अंकल को फ़ोन करेंगे। सनम ने आंखों में ढेर सारे ख्वाब सजाते हुए हादी को बताया। और तुम्हारे भाई के कितने नेक ख्याल हैं मेरे रिश्ते के बारे में? हादी ने बगैर किसी तासुर के सनम को देखते हुए पूछा। भाई तो अपने ऑफिशियली काम से मरी गए हुए हैं हिया भाभी के साथ। मॉम डैड का इरादा है कि इनके आने पर ही एंगेजमेंट रखेंगे। सनम ने नजरें झुकाकर नईमा की बताई हुई बात हादी को बताई। ये भी ठीक है, उसकी वापसी पर ही एंगेजमेंट हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर सके। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा। हादी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप और भाई एक दूसरे को? सनम ने तासुब बड़ी नज़र इस पर डाली। इससे इन दोनों की आपस में नापसंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ये तो तुम अपने भाई से पूछना, वो ज़्यादा अच्छा जवाब देगा। चलो वापस चलते हैं। हादी ने कार की तरफ रुख करते हुए सनम को बोला। सनम इसके साथ कदम उठाती हुई कार की तरफ चल दी। थोड़ी देर रोने के बाद वो बेड से उठी और टीवी खोलकर बैठ गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब इसका टीवी से दिल भर गया तो वो फिर से बेजार होने लगी। मेरा मोबाइल भी साथ ले गया, 2 टके का पुलिस वाला। हिया ने कैनवस पहनते हुए सोचा और घर से निकल गई। ये सोचते हुए कि थोड़ी चहलकदमी करके वापस आ जाएगी। अपनी सोचों में गुम काफ़ी दूर चलती रही, मगर जल्द ही एहसास हुआ वो काफ़ी दूर आ गई है। वापस पलटने का इरादा किया तो इसे लगा वो घर का रास्ता भूल गई है। वो सही मायनों में परेशान हो गई, क्योंकि हल्का हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो गया था। माविया यकीनन घर पहुंच गया होगा, इसने कहा था वो शाम तक आ जाएगा। अब हिया को ना पाकर इसे कितना गुस्सा आएगा। शायद इसने ये भी कहा था कि घर से बाहर निकलेगी तो वो इसकी टांगे तोड़ देगा। माविया के गुस्से में दी गई धमकी याद आने लगी तो मजीद पछताने लगी। अभी वो सोच ही रही थी कि क्या करे, एक गाड़ी इसके करीब आकर रुकी। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? गाड़ी का शीशा नीचा करते हुए इस नौजवान ने हिया को देखते हुए कहा। नो थैंक्स। हिया मुड़कर जाने लगी। मेरी बात सुनिए प्लीज़, ये आगे जंगल है और अंधेरा शुरू हो चुका है। आप इस तरह से अकेले काफ़ी रिस्की है। मैं आपके ख्याल से बोल रहा था। नौजवान ने कंधा उचकाकर बोला। क्या मतलब है आपका रिस्की? हिया अंदर से तो डर गई, मगर इसने जाहिर नहीं किया। जंगल है तो यहाँ पर लाजमी जंगली जानवर भी होंगे, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब मुझे अपने घर का बता दे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस नौजवान ने हिया को ऑफर करते हुए कहा। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो अपना सेलफोन दे दें, एक ज़रूरी कॉल करना है मुझे। जैन का नंबर तो हिया को याद था, इसे कॉल करने का सोचने लगी। सोचा जैन को प्रॉब्लम बताएगी और जैन को बोलेगी कि माविया को फ़ोन करके कहे कि हिया को यहाँ से आकर ले जाए। बाद में अगर माविया से कुछ कहेगा तो वो इसको संभाल लेगी, मगर पहले इस मुसीबत से निकलना ज़रूरी था जिसमें वो फंस गई थी। अभी वो यही सोच रही थी कि इस नौजवान के जुमले ने इसे मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। यह आपकी वाकई बैड लक है। इत्तेफाक से मेरे मोबाइल की बैटरी डेड है। इसने अपना मोबाइल हिया के सामने लहराते हुए बताया। इसकी बात से हिया रो देने वाली हो गई। वो दरअसल मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ और मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं है। हिया को अब समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। ओह, ये तो प्रॉब्लम हो गई काफ़ी। कोई निशानी तो याद होगी आपको अपने घर की, मेरा मतलब है जिसके ज़रिए मैं आपकी हेल्प कर सकूँ।
इस नौजवान ने हया का परेशान चेहरा देखकर पूछा, मैं यहाँ की रिहायशी नहीं हूँ, मेरा मतलब है मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई हूँ। ऐसे ही वहाँ वॉक करने निकली थी तो अब रास्ता भूल गई। शक्ल से वो शरीफ लग रहा था। हया ने अपना सारा मसला इसे बताया। अगर आप ट्रस्ट कर सकती हैं तो इस मसले का हल ये है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें, वहाँ लैंडलाइन से अपने हस्बैंड को कांटेक्ट कर लें, उन्हें वहीं बुला लें। मुझे मशवरा देते हुए खुद अजीब सा लग रहा है, मगर आपकी परेशानी समझते हुए ये कह रहा हूँ। इस तरह यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। इस नौजवान ने अपनी तरफ से मशवरा दिया। मैं ऐसे कैसे आपके घर, मेरा मतलब है आपका घर किधर है? हया को खुद समझ में नहीं आया क्या करे, मगर कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। यही थोड़ी दूर है मेरा घर, देखिए मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। नौजवान ने हया को कश्मकश में पड़ते देखकर कहा और कार का दरवाज़ा खोला। थोड़ा हिचकिचाते हुए हया कार में बैठ गई तो इसने कार स्टार्ट कर दी। खामोशी अजीब सी लग रही थी, इसलिए हया ने इसको ख़त्म करने के लिए इस नौजवान का नाम पूछा। आपका नाम? साहिर, साहिर शहराजी। नौजवान ने गाड़ी अपने घर के पास रोकते हुए अपना नाम बताया। आज बिलाल के घर हिजर की फैमिली के साथ जैन और हूर भी इन्वाइटेड थे। बड़ों के दरमियान हादी और सनम का रिश्ता तय हुआ। मंगनी का प्रोग्राम माविया और हया के वापस आने के बाद रखा गया। सब लोग रिश्ते से मुतमईन और खुश थे। अच्छे माहौल में डिनर किया गया। आपकी फैमिली कहाँ पर है? हया ने घर में दाखिल होते ही चारों तरफ नजर दुराई। अंदर आते हुए साहिर से पूछा, फैमिली में सिर्फ डैडी ही होते हैं मेरे, और वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं हैं। नौकर शाम में ही काम मुकम्मल करके चले जाते हैं और चौकीदार की भी अभी छुट्टी करके आया हूँ। साहिर हया को गौर से देखकर इसे बता रहा था। आपने ये बात कार में नहीं बताई कि आपके घर में आपके सिवा और कोई मौजूद नहीं? हया को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। मुझे क्या बेवकूफ़ समझा हुआ जो मैं ये सब तुमको पहले ही बता देता? साहिर के बात करने का अंदाज और लहजा एकदम से बदला। फ़ोन कहाँ पर है? मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करनी है। हया ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने डर को छुपाकर संजीदगी से पूछा। कर लेना अपने हस्बैंड को कॉल, बुला लेना, इसे भी पहले मेरा दिल तो खुश कर दो। अब साहिर की आंखों में हवस टपकती हुई साफ नजर आ रही थी। वो हया की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला, बकवास बंद कर अपनी, उल्लू के पट्टे, मेरा शोहर कत्ल कर देगा तुम्हारा। नहीं, रुक जाओ। हया ने अपने बराबर में टेबल पर पड़े हुए गुलदान को उठाते हुए बोला, जबकि इसका दिल अंदर से बुरी तरह कांप रहा था। शराफत से ऊपर कमरे में चलो, तुम जैसी के नखरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऊपर से पारसा बन रही होती हैं। जैसे ही वो हया के करीब आने लगा, हया ने गुलदान इसको मारना चाहा। साहिर हया का इरादा भांपकर साइड में हुआ और हया का निशाना चूक गया। इसने आंखें भरकर हया का बाजू पकड़ा। चलो शराफत से कमरे में। साहिर के बाजू पकड़ने पर हया का बेख्तियार हाथ उठा और थप्पड़ साहिर के गाल पर रसीद किया। अब देख मैं तेरा क्या खश्र करता हूँ। वो गुस्से में हया को घसीटता हुआ ऊपर रूम में ले जाने लगा। कोई मदद करो मेरी, हेल्प, छोड़ो मुझे। हया जोर से चीखने लगी और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अल्लाह पाक मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिएगा प्लीज़, वो रोते हुए दिल में कहने लगी। काश वो आज घर से ना निकलती तो इस वक्त इसके साथ ये ना होता। साहिर ने इसको अपने बेडरूम में लाकर बेड पर पटका और वो लड़खड़ा कर बेड के पास गिरी। किसको कॉल मिलाई जा रही हो? जैन ने हूर के करीब बैठते हुए पूछा। हया के अलावा किसको कॉल मिलाऊंगी? मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है लड़की। हूर जो काफ़ी देर से कॉल मिला रही थी मगर मुसलसल बेल जा रही थी। हया फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो अभी रहने दो, बाद में ट्राई कर लेना, कहीं घूम फिर रहे होंगे वो लोग। जैन ने हूर के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा। ऐसे ही दिल अजीब सा हो रहा था आज। सारा दिन बात भी नहीं की उसने। हूर परेशान होना शुरू हो गई। यार परेशान होने वाली कौन सी बात है, अपने शोहर के साथ है, अकेली थोड़ी है। वैसे भी मेरी हया से सुबह बात हुई थी, ठीक है, वो कह रही थी शाम में बाहर जाने का प्लान है, इसलिए टेंशन लेना बंद करो। सुबह ही जैन के फ़ोन करने पर हया ने इसे सिर्फ अपने जाने का बताया था। वापस आ जाएगी तो माविया से कहूँगी 2-3 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दे, मैं बहुत याद कर रही हूँ हया को। जैन के सीने पर सर रखते हुए हूर ने कहा। आइडिया बुरा नहीं है क्योंकि याद तो मुझे भी आ रही है। जैन ने हूर की बात की तायीद करते हुए कहा। सनम ने मोबाइल के बजने पर मोबाइल की स्क्रीन देखी तो इसके लबों पर मुस्कुराहट आई। इसने कॉल रिसीव की। क्या कर रही थी? हादी ने सनम से पूछा। मैं सच बताऊं क्या कर रही थी? सनम ने मुस्कुराकर सवाल किया। मैं सच ही सुनना चाहता हूँ, हादी ने कहा। हमारे आने वाले कल के लिए सोच रही थी। सनम की आंखें रोशन हुई। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। पहले से भी मुस्तकबिल के बारे में सोचना ठीक नहीं, क्योंकि कभी कभी वो सब कुछ नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं।
हकीकत हमारे ख्वाबों के बरक्स भी हो सकती है। हादी ने संजीदगी से कहा, आप हर कदम पर मेरे साथ होंगे तो मैं हर तल्ख हकीकत का सामना कर लूँगी। बस आपका साथ शर्त है और मुझे ज़्यादा डराने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर हादी मासूद। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुश होने दें। आज सनम वाकई बहुत खुश थी। खुशी इसकी आवाज़ से छलक रही थी। दिल मेरा भी चाहता है कि तुम खुश रहो, मगर दिमाग दिल पर हावी रहता है। हादी ने ऐसा सोचा मगर कह न सका। आप फ़ोन पर कहाँ खो गए? सनम ने इसकी खामोशी का नोटिस लेते हुए पूछा। मैं भी एक बात सोच रहा था, हादी ने चौंक कर कहा। क्या सोच रहे थे? सनम को तजस्सुस हुआ। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मासूम सी, हादी ने सच्चाई के साथ कहा। तो फिर क्या किया जाए? सनम ने शरारत से पूछा। अच्छे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो तवक्कुआत कम रखें, ख्वाब टूटे तो बहुत तकलीफ होती है। ये कहकर हादी ने कॉल काट दी और सनम मोबाइल को देखती रही। पता नहीं क्या कह जाते हैं हादी भी कभी कभी, सनम ने सोचा। फिर खुद ही सर झटक कर नाइमा के पास चली गई। हिया को बेड पर फेंक कर साहिर कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा तो किसी ने दरवाजे पर लात मार के दरवाज़ा खोला। हिया ने आने वाले शख्स को देखा जो इसके लिए फरिश्ता बनकर आया था। वो और कोई नहीं था, वही शख्स था जिसके लिए वो सुबह दुआ कर रही थी। अल्लाह करे तुम वापस ही ना आओ। हिया ने माविया को देखकर अपनी आंखें बंद करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं है। निकलो यहाँ से फौरन। साहिर माविया को देखकर पहचान गया था। भूला तो उस दिन की दुर्गत बिल्कुल भी नहीं था जो इसकी माविया के हाथों बनी थी, मगर वो इस वक्त अपने घर में खड़ा हुआ बेखौफ होकर बोला, मुझे लगा था उस दिन पुलिस स्टेशन में तुम्हें अच्छा सबक मिला होगा, मगर अब अंदाजा हो गया है कि कमीनापन तुम्हारी नस नस में भरा हुआ है। एक धुलाई से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। माविया ने साहिर का गिरबान पकड़कर इसको मुखातिब किया और एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर झड़ दिया, जिससे वो सोफे पर जा गिरा। अभी वो सोफे से उठना नहीं पाया था, एक जोरदार लात इसके पेट में रसीद की। इसको संभलने का मौका दिए बगैर इसके बालों को मुट्ठी से पकड़कर सामने आईने में इसका सर जोर से मारा। साहिर चीखता हुआ बेड पर जा गिरा। बेड के साइड पर रखी हुई वाइन की बोतल उठाकर माविया ने साहिर के सर पर मारी, जिससे वो तकलीफ से चीख उठा। इसके बाद दूसरी बोतल उठाई, वो भी इसके सर पर तोड़ दी। साहिर के सर से खून निकलना शुरू हो गया और वो तकलीफ के मारे जोर जोर से चीखने लगा। आधी टूटी हुई बोतल का हिस्सा जो माविया के हाथ में था, माविया ने साहिर के पेट पर मारना चाहा। तभी हिया को होश आया और वो भागकर माविया के पास आई। फौरन माविया का हाथ पकड़ा। माविया, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे, वो मर जाएगा। हिया के हाथ पकड़ने पर माविया ने पलटकर हिया को कहर आलूद नजरों से इसे देखा। हिया को अपनी शामत आती हुई महसूस हुई। क्यों निकली तुम घर से बाहर, मेरे मना करने के बावजूद? हिया के बाल अब माविया की मुट्ठी में जकड़े हुए थे। वो हिया को खूनख्वार नजरों से देखकर पूछ रहा था। इसका गुस्सा देखकर हिया की जुबान तालू से चिपक गई। जवाब चाहिए मुझे। माविया के जोर से चीखने पर हिया डर गई, मगर वो अपना डर इस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। तुम मुझ पर इस तरह शाउट नहीं कर सकते, बाल छोड़ो मेरे। हिया के मुंह खुलने की देर थी। माविया के जोरदार थप्पड़ ने न सिर्फ इसका मुंह बंद किया बल्कि वो सोफे पर जा गिरी। माविया ने दर्द से कराते हुए साहिर को गिरबान से पकड़कर उठाया। तो इस लायक नहीं है कि दुनिया में रहे। जैकेट में रखी हुई पिस्टल की तरफ माविया का हाथ गया तो इसके मोबाइल पर सुहेल की कॉल आने लगी। साहिर को वापस बेड पर फेंककर इसने कॉल रिसीव की। हाँ सुहेल बोलो। सर, इस लड़की को लेकर जल्दी निकलें, अवैध शिराजी वापस आ रहा है। मैं कल निकल चुका हूँ, सबूत मेरे पास हैं। वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं। कॉल काटकर माविया ने एक नज़र जख्मी पड़े साहिर पर डाली, जिसके सर से खून बहता हुआ अब चेहरे पर आ गया था। इसको एक लात रसीद करता हुआ वो हिया के पास आया। वो थप्पड़ पड़ने पर अभी तक सोफे पर बैठी हुई माविया को ही देख रही थी। माविया ने इसके करीब आकर इसका बाजू थामा और इसे घर के पीछे के रास्ते से लेकर बाहर निकला। गाड़ी इसके घर से काफ़ी फासले पर खड़ी थी। गाड़ी में लाकर हिया को बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अवैध शराजी के फार्म हाउस पर कोई ऐसी मशकूक हरकत नजर नहीं आई या कोई ऐसी बात नजर से नहीं गुजरी। वो सिर्फ एक आम दावत थी अवैध शराजी के खास दोस्तों के लिए। यहाँ पर अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर सुहेल और माविया ने इसके घर जाने का प्लान बनाया। शायद वहाँ कुछ ऐसा सबूत हाथ लग जाए जिससे पुलिस के हाथ इसकी गर्दन तक पहुंच सकें। ये सोचते हुए इन दोनों ने इसके घर की राह ली। ये इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि बाहर चौकीदार के अलावा घर में कोई और दूसरा नहीं था।
वो दोनों बंगले के पीछे की दीवार के रास्ते से कूदकर बआसानी घर के अंदर दाखिल हो गए। नक्शे के मुताबिक अवैध शराजी के रूम में पहुंचे। अभी वो दोनों इस कमरे की तलाशी ले रहे थे जब बाहर से आवाज आना शुरू हुई। माविया ने सुहेल की तरफ देखा। सुहेल ने इसका इशारा समझकर गर्दन हिलाई और हल्की सी खिड़की खोलकर बाहर का जायजा लेने लगा। अवैध शराजी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड या नए शिकार को लेकर आया है, सुहेल ने फाइलों में ध्यान बटाते हुए माविया को हल्की आवाज में बताया। अभी वो दोनों मजीद इसके कमरे की तलाशी ले रहे थे। शोर की आवाज आने लगी। माविया ने लड़की की आवाज पर चौंक कर खिड़की की जड़ी से देखा। इसकी आंखों में खून उतर आया। साहिर हया का बाजू खींचता हुआ रूम में ले जा रहा था। वहां पर हया की वहां मौजूदगी माविया को शौक के साथ साथ मजीद गुस्सा दिला गई। जब्त से अपनी मुठ्ठियां बंद करता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सर प्लीज, नीचे हॉल के कैमरे एक्टिवेट हैं, इसे ऊपर आने दें, मैं इसे संभाल लूंगा, आप ये काम को देख लें, सुहेल ने माफिया को रोकते हुए कहा। नहीं, तुम यहाँ देखो, अगर कोई भी काम की चीज मिलती है तो ठीक है, इसे लेकर निकल जाना, अवैध शहराजी की औलाद से मैं खुद निपट लूंगा। माविया कहता हुआ रूम से निकला। साहिर के दरवाजा लॉक करने से पहले रूम में पहुंचा। साहिर की धुलाई करते हुए अभी इसका दिल नहीं भरा था जब अचानक हया ने आकर इसका हाथ रोका। माविया को इस वक्त हया पर भी शदीद गुस्सा आया हुआ था, यानी इसके मना करने के बावजूद वो घर से बाहर निकली और जब इसने इस्तिफादा करना चाहा अपनी गलती पर डरने या शर्मिंदा होने की बजाय आगे से जुबान चला रही थी, इसलिए इसका हाथ हया पर उठा। सुहेल के कॉल के बाद वो हया को पीछे रास्ते से कार तक लाया। हया घर आकर बेड पर लेट गई। माविया दूसरे रूम में बैठा सिगरेट के कश लगाने लगा। वो जिस मकसद के लिए आया था वो मुकम्मल हो चुका था, इसलिए यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। माविया ने फोन करके अपने और हया के सुबह के टिकट कंफर्म करवाए और बेडरूम में हया के पास आया। वो वैसी की वैसी ही लेटी हुई थी। कब तक मराकबे में रहने का इरादा है? आओ चलकर खाना खाओ। सर्वेंट थोड़ी देर पहले ही खाना टेबल पर रखकर अपने क्वार्टर में गया था। माविया के बोलने पर हया ने संजीदगी से माविया को देखा और फिर अपनी नजरें हटाईं। आज तक मामा बाबा में से किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, हया ने लेटे हुए संजीदगी से कहा। इसका इरादा माविया को शर्मिंदा करने का भी था। अंदाजा हो रहा है मुझे, ये सब इन्हीं की डील का नतीजा है जो तुम इतनी जिद्दी और जुबान दराज हो। माविया इसके पास बेड पर बैठकर अफसोस का इजहार करते हुए बोला। यानी तुम्हें मुझ पर हाथ उठाकर कोई शर्मिंदगी नहीं है? हया ने बैठते हुए गुस्से और गम की मिली जुली कैफियत में माविया को देखकर पूछा। नहीं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मुझे घर लाकर वाकई तुम्हारी टांगें तोड़ देनी चाहिए थीं ताकि तुम नेक्स्ट टाइम एहतियात करो। माविया ने इसके गाल की सुर्खी को देखकर, जहां इसकी उंगली की छाप अभी भी हल्की हल्की नुमाया हो रही थी, अभी के अभी इस रूम से निकलो वरना मैं इस घर से चली जाऊंगी, हया ने चीखकर कहा तो माविया ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैं पिछले 1 घंटे से सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं आज वहां नहीं पहुंचता तो क्या होता, और जब जब ये सोच मेरे जहन में आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल अभी बंद हो जाएगा। माविया इसका चेहरा थामते हुए संजीदगी से इसको बोल रहा था। माविया प्लीज। हया ने इसके सीने में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। आगे की सोच ही इसे होलाने लगी। एहसास इसे भी था अपनी गलती का, मगर वो मुंह से सॉरी बोलने का इरादा नहीं रखती थी। रोना क्यों आ रहा है तुमको? अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है तुम्हें? माविया ने इसके कमर के गिर्द अपने बाजू बांधकर हया को इसकी गलती का एहसास दिलाना चाहा। मैं गलत नहीं हूँ, मैं कोई भी काम गलत नहीं करती हूँ, तुम बिला वजह की रोक टोक करके मुझे जिद दिलाते हो। वो इसके सीने में मुंह छुपाए सारा इल्जाम इसके ऊपर धरकर इसी से शिकवा करने लगी। माविया को इसकी हरकत पर हंसी आने लगी। ओके, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया तुम्हें बाहर अकेले जाने से रोक कर, तुम पर गुस्सा करके। चलो अब रोना बंद करो, माविया नरमी से कहता हुआ इसकी कमर से हिला रहा था। तुम्हें कल हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ जख्मी हुआ। इसी तरह इसके सीने से लगी हुई हया को एक और अपने ऊपर किया गया जुल्म याद आया। तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगाकर मैंने वाकई बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए था। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ इसको छोड़कर तुम्हारे साथ घर पर रुकना चाहिए था। इस बात के लिए भी मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। माविया ने दोबारा अपनी गलती मानते हुए नर्म लहजे में हया को बोला। इतनी जोर से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था तुम्हें, तुमने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा है। मैं वापस जाकर तुम्हारी अंकल से शिकायत करूंगी। हया को रह रहकर इसका थप्पड़ मारना बार बार याद आ रहा था। वो इसे अलग होते हुए बोली। ओके, तुम हमेशा की तरह मेरी डैड से शिकायत कर देना, प्रॉमिस, इसका भी मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा। कौन से गाल पर थप्पड़ मारा था यहाँ पर? माविया ने अपने होंठ हया के गाल पर रखते हुए पूछा।
तुम इस तरह मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। हया ने माविया को पीछे करते हुए कहा। उस तरह भी नहीं करने देती तुम, फिर किसी तरह तो करने दो ना। माविया बेचारगी से बोलता हुआ बेड से उठा। चलो खाना खाओ आकर, मजीद नखरे नहीं उठाऊंगा, बहुत थका हुआ हूँ और हमें कल सुबह निकलना भी है। माविया बोलता हुआ रूम से बाहर निकल गया। हया भी इसके पीछे चल पड़ी क्योंकि भूख इसको सख्त लगी हुई थी और मजीद नखरे दिखाकर इसका रात भर भूख बर्दाश्त करने का कोई इरादा नहीं था। साहिर, हामिद जल्दी से आओ, इसे अस्पताल लेकर जाना है। अवैध शहराजी कर पहुंचा। अपने रूम में जाने से पहले साहिर को देखने आया। साहिर की हालत देखकर अजीब ख्वास बख्ता दौड़कर इसके पास आया। साहिर का चेहरा खून से भरा हुआ था और वो बेहोश था। तभी भागता हुआ वो हामिद को बुलाने गया। अवैध शहराजी इस वक्त ये सोचने की कंडीशन में नहीं था कि ये सब आखिर किसने किया। अभी इसे सिर्फ साहिर की जान बचानी थी। घर के सब नौकर गायब थे। ड्राइवर और गार्ड की मदद से साहिर को अस्पताल पहुंचाया गया। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।